हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन पहल शुरू की गई है। हल्द्वानी में अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। हल्द्वानी नशे के खिलाफ एकजुट नजर आ रही है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत इसमें की गई है और हल्द्वानी नशे के खिलाफ एकजुट है, ये बात सीएम धामी की ओर से यहां पर दोहराई गई है। इसके साथ ही नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज यहां पर सुनाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के हल्द्वानी में आयोजित ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन पहल में हिस्सा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी बहनें और बेटियां बड़ी संख्या में यहां पहुंची हैं, इसमें सम्मिलित हुई हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा हल्द्वानी नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचाना जाता है। और सीएम ने कहा कि आज की ये दौड़ केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज भी है। हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है, या मैं कहूं तो बहुत छोटा कर देता है, न्यून बना देता है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। नौजवान ही नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, नए भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। यदि यही ऊर्जा हमारी सकारात्मक प्रभावों में फंस जाए तो राष्ट्र के विकास को, गति को प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड केवल सरकार का अभियान नहीं है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध काम करेंगे, हर किसी को जागरूक करेंगे। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही उत्तराखंड के कृषि बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और 20 अप्रैल तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार तत्परता के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार दिन रात हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते बारिश होने से थोड़ा सा काम की गति धीमी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम ने आश्वस्त किया है कि 20 तारीख तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी और परसों हमारे डीएम और एसएसपी खुद मौके पर जाकर उसका विजिट करेंगे। और यहीं हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय लोग भी लगातार उसकी चिंता कर रहे हैं।
अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी इसकी बैठक ली थी। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर सीएम धामी का सख्त एक्शन प्लान तैयार है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के साथ ही सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी भ्रामक या अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी की चेतावनी को तानाशाही बताकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का धामी का सख्त प्लान। कांग्रेस का तंज शुरू में ही होगा धड़ाम। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर की चेतावनी। कांग्रेस ने कहा ये सरकार की तानाशाही। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही इस साल की चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन प्लान तैयार है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए कि चारधाम यात्रा को हर लिहाज से अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल पाए। सीएम ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा राज्य की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने हेली सेवाओं के संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए और कहा कि निर्धारित एसओपी का पूरी सख्ती के साथ पालन हो। सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित मेंटेनेंस और फिटनेस जाँच जरूर की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी भ्रामक समाचार या अफवाह फैलाने वालों का प्रयास नाकाम किया जाए, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीएम धामी के सख्त निर्देशों पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार हर बार दावे करती है और यात्रा की शुरुआत होते ही दावे धड़ाम हो जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार भी तैयारियां अधूरी हैं, यहाँ तक कि बद्रीनाथ धाम में भी तैयारियां अधूरी हैं, जिस पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सरकार को आगाह किया, लेकिन कमियां बताने पर एफआईआर की धमकी देना सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शा रही है। जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों की, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से सभी हमारे विभाग सभी प्रकार से तैयार हैं। चारधाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, किसी परिवहन है, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, आपदा प्रबंधन की स्थिति है, सभी पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। हेली सेवाएं हैं। परंतु एफआईआर लिखाए जाने की जो धमकी दी जा रही है, इसका तो हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। चारधाम यात्रा हर बार बड़े बड़े दावे सरकार करती रही है, परंतु उन दावों को जमीन पे उतारना में हर सरकार हर बार असफल हुई है। और यदि कोई चारधाम यात्रा के लिए कोई कमी इंगित की जाती है, यदि कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उस पर कोई यदि सरकार की ओर इशारा करता है, सरकार को उन चीज़ों पर उंगली उठाता है, तो सरकार को उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय एफआईआर की धमकी देने के। चारधाम यात्रा में हर साल यात्रियों की बढ़ रही संख्या सरकार के लिए नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही है, जिसे देखते हुए सीएम धामी ने पहले ही इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे यात्रा के दौरान किसी अव्यवस्था से बचा जा सके। यात्रा के दौरान किसी अफवाह फैलाने पर भी सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वहीं यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के एक्शन प्लान के मुताबिक इस बार की चारधाम यात्रा पहले से सुचारू तरीके से चल पाती है या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने कानून व्यवस्था के साथ ही आगामी पर्यटन सीजन और मानव वन्य जीव संघर्ष पर अंकुश के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टूरिज्म सीजन की सारी तैयारियां समय से पहले कर लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने वन विभाग को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने को लेकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिंदु को राजस्व गांव बनाने के मामले पर भी सरकार बेहद गंभीर है और उनकी प्राथमिकता में ये शामिल है। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि
अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। उसकी तैयारी हो और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज ज़रूरी यहाँ पूरे कंजर्वेटर और इनके साथ बैठकर उनको ज़रूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लोगों की जो समुचित सुरक्षा है वो की जानी चाहिए हर दृष्टि से। उसके लिए सरकार की तरफ से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उसकी समीक्षा की जा रही है, संबंधित विभाग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए देवभूमि पूरी तरह तैयार है। और सारे जो काम होने हैं, सभी कामों का एक एक विभाग सही तरीके से सभी तैयारियां कर रहे हैं। चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो, उन सबको ध्यान में रखकर अच्छा प्रबंध किया जा रहा है, कार्य हो रहा है। और महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो चुका था, अब उसके क्रियान्वयन की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण मिलने वाला है, उनका प्रतिनिधित्व होने वाला है। बढ़ेंगे आगे। पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने अपने तीखे और विवादित बयानों से सियासी माहौल गरमा दिया है। मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर सीधा हमला बोला, जिससे राजनीति तेज हो गई है। हरक सिंह रावत ने देश और प्रदेश में जो भी नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए बीजेपी और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले ज्यादातर सनातनी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। बहुत हो गया है। अब जिस तरह अत्याचार हो रहा है, आज जितना देखो हरिद्वार का जो मैंने उदाहरण दिया, एक भाजपा की महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष अपनी बेटी के साथ अगर अपने दोस्त के साथ बलात्कार, चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार करा रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। अंकित अभी सनातन, उसको साथ बलात्कार, उसको मारने वाले भी सनातन, लाल कौन, सारी घटनाएं ऐसी हुई है, खून हुए हैं सनातन, खून करने वाले भी सनातन, और जितने पेपर लीक हुए हैं सब सनातन। कोटद्वार तहसील परिसर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा गढ़वाल, सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण मौजूद रहे। इस केंद्र के खुलने से कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब दूर के शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इससे लोगों के समय और धन की बचत होगी, साथ ही क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार भी होगा। उत्तराखंड क्रांति दल की गढ़वाल संवाद यात्रा मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रैली निकालकर जनसंपर्क किया। ढोल दमाऊं की थाप के साथ यात्रा कंडोलिया से शुरू होकर कलेक्ट्रेट होते हुए बस स्टेशन पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण को लेकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। बस स्टेशन पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने पहाड़ से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि पहाड़ और यहां के लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन रोजगार के स्थायी साधनों को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति सामने नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़, पानी और जड़ी बूटी उत्तराखंड के मूल संसाधन हैं, जिन पर आधारित रोजगार सृजन की ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। 2027 की तो चुनाव बिल्कुल मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है और उसको गंभीरता से मैनेजमेंट की तरह लड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए युवा प्रकोष्ठ ने अभी तक करीबन 35% जो बूथ है उस पर हमने सदस्यता करा दी है। उत्तराखंड में अगर राजनीतिक परिवर्तन लाना है तो ये बहुत आसान है।
ये पहले समझना होगा, क्योंकि 11,500 बूथ हैं हमारे पास केवल उत्तराखंड में, और 11,500 व्यक्तियों की जरूरत जो गंभीरता से काम करें। और हम बहुत जल्दी संगठन विस्तार के माध्यम से 11,524 जो हमारे बूथ हैं वहां तक हमारी टीम बनेगी। हर सीट पे, हालांकि हमारे प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं है, 3 से 4 हज़ार का वोट बैंक जो है हर सीट पे है, और हम चाहते हैं कि हर सीट से हमें वोट पड़े। अगर हम किसी सीट को छोड़ देंगे तो जो 3-4 हज़ार वोट हमें पड़ने वाला है वो छूट जाएगा। तो लड़ाई केवल 2027 की नहीं है, हमें 2032 के बारे में भी सोचना है, आगे के बारे में भी सोचना है। और हम चाहते हैं कि हर विधानसभा से हमारा जो भी कैंडिडेट लड़े वो मजबूती से लड़े। अगर वो जीत ना पाए तो अच्छा मत तो लेके आए, जिससे कि आगे की लड़ाई मजबूत हो। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित डीएवी सप्ताह के समापन कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा विवादों में घिर गए। मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण खाना डाला आवश्यक पूछताछ की जा रही है। साथ ही अपराधियों प्रहलाद राज और अंकुर सिंह को नंगे पैर सड़क पर दौड़ाया गया और क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग की शादी को समय रहते रुकवा दिया। मामला गदरपुर क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की के निकाह की सूचना प्रशासन को मिली थी। सूचना मिलते ही एसडीएम ऋचा सिंह, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग को रुकवा दिया गया। प्रशासन नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को सौंप दिया है। इसके बाद उसे रुद्रपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां बच्ची की काउंसलिंग की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। फिलहाल बच्ची को सुरक्षित देखभाल के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी नाबालिग बच्ची का विवाह जो हो रहा है, जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए, और उसके क्रम में जो हमारी टीम है और उस टीम के साथ मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ शादी की तैयारी, निकाह की तैयारी हो रही थी और थोड़ी ही देर में इनकी बारात आने वाली थी। बच्ची का आधार कार्ड देखा गया और जो बातचीत की गई उसमें उसकी एज जो है वो 15 साल होना पाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ से टीम के द्वारा बच्ची को अपनी सुपुर्दगी में लेते हुए जो बाल संप्रेक्षण गृह, बालिका संप्रेक्षण गृह है, यहाँ पर अध्यक्षा मैडम के सामने उसको पेश किया गया है और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है। देहरादून में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से देहरादून पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन नाइट स्ट्राइक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों को अवैध गतिविधियों में लिप्त और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में अलग अलग पुलिस टीमों की ओर से पूरे नगर क्षेत्र में औचक छापेमारी की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रीठा साहब दुर्घटना में घायल हुई मरीजों और अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों का हाल चाल जाना है। साथ ही सभी मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को फलों का वितरण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर की गई है। और देखिए किस तरीके से अस्पताल में पहुंचकर तमाम मरीजों का हाल जाना है। साथ ही उन्हें फल भी वितरित किए गए हैं और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर की गई है। और साथ में चिकित्सा कर्मियों को भी फल यहां पर दिए गए हैं। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के सदस्य अस्पताल में पहुंचे और सभी मरीजों का हालचाल उनकी ओर से जाना गया। हम लोगों ने एक आज ही के दिन जो है रामला ग्राउंड में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन किया था और गठन में हमने एक पॉजिटिव सोच लेकर चले थे कि हमने लोहाघाट के जन मुद्दों को उठाना है और उनको सफल बनाना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आज लोहाघाट के जो बड़े बड़े जन मुद्दे हैं, जो काम होने हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो रीठा साहब दुर्घटना के मरीजों से यहाँ पर मुलाकात की गई है। बताया जा रहा है लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के सदस्यों ने अस्पताल में पहुंचकर सभी का हाल जाना है और ऐसे में रीठा साहब दुर्घटना के घायलों का भी हाल यहाँ पर जाना गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मरीजों चिकित्सा कर्मियों को फल यहाँ पर वितरित किए गए और इस बीच एक बड़ी और बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। नहीं रही दिग्गज गायिका आशा भोसले। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। सीने में संक्रमण की समस्या से वो जूझ रही थी। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और ऐसे में उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है उनका निधन हो गया है। बेहद ही दुखद ये घड़ी तमाम उनके संगीत के प्रेमियों के लिए और ऐसे में सीने में संक्रमण से लंबे समय से वो जूझ रही थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है और कहें कि एक युग की यहाँ पर समाप्ति होते हुए दिग्गज गायिका आशा भोसले के जो तमाम चाहने वाले हैं उनमें इस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी है और सीने में संक्रमण की समस्या से वो लंबे समय से जूझ रही थी और उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और यहाँ पर महान गायिका आशा भोसले ने अंतिम सांस ली। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।